17 सितंबर 2024 की दोपहर थी। लेबनान में सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। कोई मार्केट में शॉपिंग कर रहा था तो कोई अपने घर में फैमिली के साथ आराम से बैठा था। दोस्तों की टोलियां किसी कैफे या महफिल में बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। हर किसी को लग रहा था कि ये बस एक पीसफुल डे है, जब तक कि अचानक एक भयानक तबाही ने सब कुछ बदल नहीं दिया। चारों ओर जैसे खौफ का अंधेरा फैल गया। हजारों पेजर डिवाइस जो हिजबुल्लाह के मेंबर्स इस्तेमाल करते थे, अचानक जोरदार धमाकों के साथ फट गए। High tech for many of us back in the 90s exploded in the hands and pockets of suspected members of Hezbollah. एक पल में शहर की वो शांत फिजा चीखों और खून के मंजर में बदल गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक छोटे से पेजर से इतनी बड़ी तबाही मच सकती है। हर तरफ लोगों की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। वो धमाके इतने तेज थे कि पूरे शहर में सनसनी फैल गई। हिजबुल्लाह के लोग जो कभी अपनी सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे, अब उन्हीं का शिकार हो चुके थे। कोई मार्केट में था, कोई अपने घर की सिक्योरिटी में आराम कर रहा था, और तो कुछ दोस्त हंसी मजाक की महफिल में खोए हुए थे। लेकिन उन धमाकों ने एकदम से सभी माहौल बदल के रख दिया। धमाकों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। 12 लोग, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल थे, वे अपनी जान गंवा बैठे। उनकी मौत ने पूरे लेबनान को सन्न कर दिया। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी, खून की धाराएं बह रही थी, और वो दर्दनाक मंजर देखकर हर किसी के होश उड़ गए। घायलों की संख्या 3000 को भी ज्यादा पार कर चुकी थी। एम्बुलेंस की आवाजें गूंज रही थी। हर गली में भगदड़ मची थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धक्का देते हुए भाग रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पूरा शहर डर से थर-थर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाइटमेयर, लेकिन ये डरावना सच था। हर तरफ कायोस फैला था। एम्बुलेंस की सायरन एक दुख भरी धुन की तरह सुनाई दे रही थी, और लोगों के चेहरे पर साफ साफ डर लग रहा था। वो पल ऐसा था जब हर कोई अपने दिल में डर और चिंता लिए भाग रहा था, सोच रहा था कि ये मंजर कब खत्म होगा। आप देख रहे हैं द सीक्रेट्स, एक ऐसा शो जो आपको उन घटनाओं के पीछे की सच्चाई से रूबरू कराता है, जिनकी हकीकत को पूरी दुनिया के सामने लाने में शायद कोई कसर रह गई थी। आज हम आपको एक ऐसे साइबर टेरर की दास्तान सुनाने वाले हैं जिसने न केवल लेबनान बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये वो दहशत थी जिसने हर किसी की सोच और सुरक्षा के मायनों को बदलने पर मजबूर कर दिया। बात है 17 सितंबर की, जब लेबनान की सड़कों पर एक आम दिन था। लोग रोजाना की तरह अपनी जिंदगी में बिजी थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ पल वे भयानक नाइटमेयर लेकर आएंगे। अचानक एक अजीब सी खामोशी को चीरती हुई धमाकों की कई आवाजें सुनाई देने लगी। हजारों पेजर डिवाइस एक के बाद एक फट गए। इन पेजर डिवाइसों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के मेंबर्स एक दूसरे से खुफिया तरीके से बातचीत करने के लिए करते थे, लेकिन उस दिन वही डिवाइस मौत का सामान बन गए। वो धमाके इतने खौफनाक थे कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। सड़कों पर भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हिजबुल्लाह के मेंबर्स जो कहीं मार्केट्स में थे, अपने घरों में थे या अपने दोस्तों के साथ थे, उन धमाके का सबसे ज्यादा शिकार हुए। लेकिन इन धमाकों ने हर किसी की जिंदगी को एक पल में तबाह कर दिया था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। मासूम लोग, छोटे बच्चे, हर कोई इसका शिकार बने। लेकिन फिर आया 18 सितंबर, ठीक एक दिन बाद, जब लोग पहली तबाही से उबर नहीं पाए थे। एक और भयानक और उससे भी तगड़ा हादसा हो गया। इस बार निशाना बने हिजबुल्लाह के वायरलेस सेट। एक एक करके ये वायरलेस सेट्स भी जानलेवा धमाकों से फटने लगे। ये दूसरा साइबर अटैक था, वो भी खतरनाक साबित हुआ। फिर वही खून खराबा, फिर वही चीखें, और फिर वही खौफनाक मंजर। एक बार फिर से हजारों जिंदगियां इस तबाही का शिकार बनी। हिजबुल्लाह ने इन हमलों का इल्जाम अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाया। उनका कहना था कि ये सब एक प्लान्ड सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक था जिसे उसके दुश्मनों ने अंजाम दिया था। लेकिन सवाल ये उठता था कि क्या यह सच में मुमकिन था? आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर इतनी परफेक्टली प्लान्ड तबाही कैसे हो सकती है? क्या सच में मोसाद ने ये सब किया था, या फिर इसके पीछे कोई और हिडन एजेंडा था? क्या ये सिर्फ एक साजिश थी, या फिर एक नई तरह की डिजिटल वॉरफेयर की शुरुआत? आज हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस कहानी के पीछे कई रहस्यमय परतें हैं। ये सिर्फ एक साइबर अटैक नहीं था,
ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी हो सकता है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की सोच और परसेप्शन को मैनिपुलेट किया गया। लेकिन इस हमले की जटिलता को देखकर एक बात तो साफ थी कि ये किसी आम हैकर का काम नहीं हो सकता था। इसके पीछे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, हाईली स्किल्ड फोर्स थी जो बहुत गहरी समझ और एक्सपर्टाइज रखती थी इस काम के लिए। तो बनी रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको इस पूरी घटना की लेयर्स खोलकर दिखाएंगे। ये एक ऐसा सच है जो आप मिस करना कभी नहीं चाहेंगे। चलिए आपको पेजर डिवाइस के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। अगर आप 90 के दशक में पड़े हुए हैं तो यकीनन आपको पेजर की गूंज याद होगी। उस दौर में ये डिवाइस काफी कूल मानी जाती थी, लेकिन अगर आप 2005 के बाद पैदा हुए तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा नया और पुराना दोनों ही रहेगा। स्मार्टफोन्स और एडवांस कम्युनिकेशन एप्स का दौर आने से पहले पेजर डिवाइस ही एकमात्र वायरलेस मैसेजिंग सिस्टम का भरोसेमंद जरिया हुआ करती थी। असल में पेजर डिवाइस एक सिंपल और एफिशिएंट वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम पर काम करती थी। इसमें आप केवल टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर सकते थे, सेंड नहीं। कॉल करने या ऑडियो मैसेज भेजने की सुविधा तो दूर दूर तक नहीं होती थी। इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी खासियत मानी जाती थी और इसी सिंप्लिसिटी के चलते इन्हें बेहद सिक्योर माना जाता था, खासकर जासूसी या गोपनीय संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये डिवाइस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी। दरअसल उस वक्त ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी जितनी आज है। पेजिंग डिवाइस में कोई जीपीएस सिस्टम नहीं होता था और ना ही इसे किसी नेटवर्क से पिन पॉइंट किया जा सकता था। इसलिए जासूसी करने वाले भी और जिनकी जासूसी की जा रही है, दोनों के लिए ये डिवाइस सुरक्षा का एक मजबूत कवच साबित होती थी। बस एक बीप आती थी और स्क्रीन पर एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज फ्लैश हो जाता था। उस बीप के साथ ही खुफिया संदेश पहुंच जाता था बिना किसी लोकेशन ट्रेस के खतरे के। हिजबुल्लाह जैसे संगठनों ने भी पेजर डिवाइस की खासियत को देखते हुए इन्हें अपनाया था। कुछ साल पहले उन्होंने अपने मेंबर्स को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। उन्हें डर था कि उनके दुश्मन, खासकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, उनकी लोकेशन को ट्रैक करके बड़े हमले कर सकती है। मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल बंद कर दिया गया और उनकी जगह पेजर डिवाइस को चुना गया, जो सिंपल तो थी लेकिन सुरक्षित भी थी। लेकिन किस्मत की विडंबना देखिए, जिस डिवाइस को हिजबुल्लाह ने अपनी सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना, वही उनकी तबाही की वजह बन गई। 17 सितंबर को इन पेजर डिवाइसों में अचानक हुए धमाकों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्हें लग रहा था कि डिवाइस उनके सीक्रेट्स को छुपाए रखेगी, लेकिन वो ही जानलेवा साबित हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में मोसाद का ही काम था या इसके पीछे कोई और शैडो गेम चल रही थी। पेजर विस्फोटों की गहन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले रहस्यमय तथ्य सामने आने लगे। जिन पेजरों ने 17 सितंबर को पूरे लेबनान में तबाही मचाई थी, वे हिजबुल्लाह के सदस्य रोजमर्रा की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन पेजर डिवाइसों को बनाने वाली कंपनी गोल्ड अपोलो नहीं थी, जैसा कि पहले बताया जा रहा था। असल में इन डिवाइसों के निर्माता का नाम BAC था, एक नाम जो अब गहरी साजिश का केंद्र बन चुका था। गोल्ड अपोलो ने तो बकायदा मीडिया के सामने आकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने इस बात को साफ तौर पर नकारा कि उनका इन पेजर विस्फोटों से कोई लेना देना नहीं है। उनकी बातों में ऐसा विश्वास था जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इससे ये पूरी कहानी और भी रहस्यमय हो गई। अब सवाल ये उठने लगे कि आखिर गोल्ड अपोलो इसके पीछे नहीं था तो फिर ये BAC कौन है। BAC, जो खुद को हंगरी में स्थित बताती है, दरअसल एक शेल कंपनी की तरह उभरी। शेल कंपनी यानी एक ऐसी कंपनी जिसका असली उद्देश्य कुछ और होता है, जो अपने असली मकसद को छुपाने के लिए सिर्फ एक नकली फैकेट बनाकर काम करती है। जांच अधिकारियों ने जैसे ही इस कंपनी की हकीकत को खंगालना शुरू किया, वैसे वैसे एक के बाद एक परतें खुलती गई। हंगेरियन सरकार के अधिकारियों ने भी हैरान कर देने वाले बयान जारी किए। उन्होंने कहा कि BAC की कोई मैन्युफैक्चरिंग हंगरी में नहीं होती। ये एक ऐसा खुलासा था जिसने और भी गहरे सवाल खड़े कर दिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये पेजर सिर्फ साधारण कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं, बल्कि इनके पीछे एक बड़ा और खतरनाक प्लान छिपा हुआ था। क्या ये विस्फोट वाकई में सुनियोजित योजना का नतीजा थे, या फिर BAC के पीछे कोई और बड़ी ताकत थी जो इस खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए इस कंपनी को इस्तेमाल कर रही थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे सवालों का जाल और भी उलझता गया। BAC का असली मालिक कौन है? क्या इस कंपनी को सिर्फ पर्दे के पीछे से ऑपरेट किया जा रहा था, या फिर ये किसी विदेशी एजेंसी की गुप्त गतिविधियों का हिस्सा थी? क्या इसके पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है, या फिर ये किसी अंतर्राष्ट्रीय ताकत का खेल थी? इन सवालों का जवाब पाना आसान नहीं था। कुछ गुप्त दस्तावेज जो लीक हुए थे, उसमें संकेत मिलते हैं कि BAC की जड़ें शायद हंगरी से भी बाहर फैली हो सकती हैं। और अगर ये सच है
तो ये मामला केवल लेबनान तक सीमित नहीं था, बल्कि एक बड़े ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बन सकता था। जैसे जैसे जांच एजेंसियां इस केस में और गहराई से उतर रही थी, एक चीज तो साफ हो रही थी, सच कहीं और छुपा हुआ था और उसकी परछाई हर जगह मौजूद थी। ये कहानी सिर्फ पेजर विस्फोटों की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहरी साजिश का हिस्सा थी जिसका हर सिरा किसी न किसी बड़े खिलाड़ी से जुड़ता रहा था। आगे की जांच इस पूरे खेल के पीछे के मास्टरमाइंड को बेनकाब कर सकती थी, लेकिन क्या वे लोग इस साजिश के पीछे खुद को उजागर होने देंगे? क्या वो ताकतें जो अंधेरे में रहकर अपनी चालें चलती हैं, इस बार हार मानेंगी, या फिर ये कहानी सिर्फ एक शुरुआत है जो हमें और भी गहरे राजों की ओर ले जाएगी? खबरों की माने तो बीएसई ने जो पेजर भेजे थे उनमें पहले से ही 810 ग्राम का एक्सप्लोसिव छिपाया गया था। इस एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट करने के लिए एक खास इलेक्ट्रॉनिक चिप का इस्तेमाल किया गया, जिसे एक विशेष कोड भेजकर डेटोनेट किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह का पेजर नेटवर्क पूरी तरह से प्राइवेट था, यानी केवल वही व्यक्ति मैसेज भेज सकता था जिसकी डिवाइस उस नेटवर्क पर रजिस्टर्ड हो। फिर सवाल ये है कि आखिर इस प्राइवेट नेटवर्क में ये कोड भेजा किसने? इस रहस्य की तह तक पहुंचने की संभावना में 3 गहरी बातें छिपी हो सकती हैं, जो न केवल हिजबुल्लाह के नेटवर्क को बल्कि इस पूरे घटनाक्रम को भी नई दिशा दे सकती हैं। सबसे पहले बात, क्या हिजबुल्लाह के अंदर कोई ऐसा शख्स था जो अंदर से मोसाद के लिए काम कर रहा था? क्या ये कोई गद्दार था जिसने अपनी ही बिरादरी के खिलाफ साजिश रचने का मन बना लिया था? ऐसी किसी विश्वासघाती के होने का मतलब होगा कि हिजबुल्लाह के भीतर सुरक्षा का एक बहुत बड़ा छेद है जिसे तुरंत भरने की जरूरत है। अगर ऐसा हुआ तो ये हिजबुल्लाह की साख को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है और उसके भीतर के विश्वास को भी तोड़ सकता है। हिजबुल्लाह वमआशात वमसारीफ वअक्ल वशुरब वसलाह वसवारीख। दूसरी संभावना ये कि इजरायली इंटेलिजेंस ने किसी अदृश्य तरीके से इस नेटवर्क को हैक कर लिया हो। क्या ये संभव है कि साइबर दुनिया में जासूसी का एक खेल चल रहा हो जिसे हम सभी केवल बेवजह का किरदार बनकर रह गए? इजरायली हैकरों की काबिलियत को देखते हुए ये कुछ चौंकाने वाली बात नहीं होगी। शायद ये वो जाल है जिसमें हिजबुल्लाह खुद को जाल में फंसा बैठा था, जबकि असली खलनायक कहीं और थे। ये एक ऐसा परिदृश्य हो सकता है जिसमें जंग का मैदान अब केवल भौतिक नहीं रह गया था, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी एक खतरनाक खेल शुरू हो गया है। तीसरी और सबसे खतरनाक संभावना है, क्या पेजर के अंदर कोई ऐसा गुप्त सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सिस्टम मौजूद था जिसने इन विस्फोटों को अंजाम देने की साजिश को अंजाम दिया? क्या यह संभव है कि किसी बम डिजाइनर ने इसे बेहद चतुराई से तैयार किया हो और कोई भी इसके अस्तित्व का पता ना लगा सके? अगर ऐसा हुआ है तो ये पेजर के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। क्या ये दरअसल एक खतरनाक हथियार थे जो अपनी असली इरादे को छुपाने में सफल रहे? इन तीनों संभावनाओं में से कौन सी सच्चाई है, या फिर क्या ये सिर्फ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? ये सवाल हमें गहराई में जाने के लिए मजबूर करते हैं। जब सुरक्षा के ताने बाने में इस तरह की खामियां हो तो हम सभी खतरे में हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं, या फिर हम एक ऐसे गेम का हिस्सा बन चुके हैं जिसका कोई मुहरा कहीं और से खेला जा रहा है। जैसे जैसे हम इस रहस्य की परतों को खोलते हैं, एक बात स्पष्ट है, सच्चाई कहीं और छिपी है और हमें उसे उजागर करने के लिए हर संभव कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जब बात सुरक्षा की होती है तो हर एक सुराग एक नए संकेत को जन्म देता है। हमें इन संभावनाओं के जिसे स्टकनेट्स नामक वायरस के जरिए अंजाम दिया गया था। ये वायरस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाता था और इसके माध्यम से ईरान के परमाणु संयंत्रों में व्यापक तबाही मच गई। इस साइबर अटैक ने ईरान को न्यूक्लियर विकास की बात काफी हद तक धीमा कर दिया। इसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम नई इस तरह की जंग के लिए तैयार हैं, या तकनीकी युद्ध भूमि पर ही अधिक महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। ये तो पक्का हो चुका। इजराइल की इन सफलताओं ने उसे वैश्विक सुरक्षा तंत्र का एक प्रमुख स्थान दे दिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हिजबुल्लाह के साथ हाल ही में हुए पेजर विस्फोटों में भी मोसाद की कोई भूमिका है? क्या इजरायली एजेंसियों ने इन हमलों को अंजाम देने के लिए अपने पुराने तरीकों को अपनाया? इस संदर्भ में लेबनीज सिक्योरिटी फोर्सेस की चिंताएं सिर्फ एक सामान्य सुरक्षा मुद्दा नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है कि इजरायली मोसाद की गतिविधियां कहीं अधिक गहरी और रणनीतिक हो सकती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये समझना महत्वपूर्ण है कि जब हम साइबर युद्ध और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हम केवल तकनीक की लड़ाई नहीं, बल्कि मानव मन और खतरनाक इरादों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब ये लड़ाई होती है तो परिणाम कभी भी अनपेक्षित और विनाशकारी हो सकते हैं। क्या हम सच में तैयार हैं इन सभी खतरों का सामना करने के लिए, या ऐसे भंवर में फंसे हुए हैं
जहां हर कदम पर चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें अपने सुरक्षा ढांचे को फिर से सोचने और पुनर्गठन करने की आवश्यकता की ओर ले जाते हैं। अतीत में मोसाद ने कई सफल ऑपरेशन के माध्यम से अपने दुश्मनों को बुरी तरह ऑपरेशन में मात दी। उदाहरण के तौर पर इजरायली स्नाइपर्स ने जर्मन वैज्ञानिकों के काम को नष्ट करने के लिए जटिल योजनाएं बनाई थी ताकि इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम बाधित हो सके। इस प्रकार मोसाद ने विश्व के कई हिस्सों में आतंकवादियों को निशाना बनाकर उन्हें खत्म करने के लिए तकनीकी युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया। ये सब उस समय के संदर्भ में देखा जाए तो एक अद्वितीय और अपराजय इजराइल की छवि को दिखाता है। लेकिन लेबनान में हुए और पेजर धमाकों के जैसा वाकया पहले कभी नहीं हुआ। ये घटना न केवल एक साधारण आतंकवादी हमला थी, बल्कि ये एक नई प्रकार की युद्ध रणनीति का भी प्रतीक थी, जो ये दर्शाती है कि जंग अब सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि अब ये डिजिटल जंग का रूप ले लेगी, जो जमीन पर लड़ी लड़ाई से भी ज्यादा घातक प्रहार कर सकती है। आज जब हम युद्ध की बात करते हैं तो ये केवल गोलियों और बमों की आवाज़ें नहीं होती, बल्कि एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गई है जहां कंप्यूटर, डाटा और नेटवर्क एक नई लड़ाई का क्षेत्र बन गए हैं। पेजर विस्फोटों ने यह साबित कर दिया कि हमारी तकनीकी प्रणाली कितनी कमजोर हो सकती है, और यदि सही जानकारी हाथ में हो तो किसी भी सिस्टम को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है, चाहे वो देश का सिस्टम हो या किसी कंपनी का। इस संदर्भ में ये स्पष्ट हो जाता है कि जंग का मैदान अब सिर्फ भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, ये तकनीकी जंग है, और इसके लिए हर एक किसी को तैयार होना बहुत जरूरी है। लेबनान में हुए पेजर और वायरलेस धमाकों ने हमें सिखा दिया कि हमें भी इजराइल की तरह या इजराइल से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें भी अपनी तकनीक को सुधारने की जरूरत है। हम सिर्फ टैंक, रॉकेट या बम इकट्ठे ना करें, बल्कि तकनीक पर भी जोर दें। आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि क्या इन हमलों से हिजबुल्ला अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को और अधिक सुरक्षित बना पाएगा, या फिर इस प्रकार की और भी खतरनाक घटनाओं के बारे में जानकारी लाते रहेंगे जिन्होंने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसलिए आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपकी राय हमारे